थैंक यू। मैं JNU को सलाम करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम रखने के लिए, और उनके संघर्ष के लिए भी उनको सैल्यूट करते हैं। देखिए, मैं पिछले आई थिंक लास्ट वीक भी इसी बात पर बोला था, जो UGC रेगुलेशन पर। वो तो एक बात है ही, लेकिन अब इसको एक न्यू लाइट में, एक नए प्रकाश में, एंड द VC हैज़ गिवन ए स्टेटमेंट एंड इट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर नाउ। जब मैं सुन रहा था तो मुझे, और ये टाइटल भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा, जिसमें डिग्निटी एंड विक्टिमहुड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, सवाल ये आ गया कि आज नारे लगने लगे कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग है। ब्राह्मणवाद कब जिंदाबाद नहीं था? मुझे कई बार ताजुब लगता है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद होने से ही सारा डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, और उनको आज ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहना पड़ रहा है। आई थिंक that is also a victimhood being played. That is how I see it. To dilute this regulation, this is another way of doing it, playing a victimhood. And जो statement धुलुपति शांति, मैं तो कहना भी नहीं आता, पंडित टिपिकल नाम है, धुल्लीपुड़ी, राइट? धुल्लीपुड़ी पंडित। I think मैं भी कह रहा था, this is a contradiction between धुल्लीपुड़ी and पंडित. Pandit says something else and Dhulpudi says something else. That's why it goes both way and try to confuse people at the same time. And जो वाइस चांसलर हर मीटिंग में हर जगह विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करती है अपनी वाइस चांसलरशिप बचाने के लिए, कि मैं OBC हूँ। हर मीटिंग में, जनता की मीटिंग में भी कहा है, और हर मीटिंग में चैनल्स पर बोल चुकी, मैं OBC हूँ, मैं महिला हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। This is played over and over again as a victimhood by herself. And now she talks of victimhood. इतना बड़ा विरोधाभास, और ये आदत बन चुकी है उसकी। एंड देन सी सी इन द लाइट ऑफ दिस, उनको हर कोई ऐसी लगने लगा है। एंड जो उनका स्टेटमेंट दलित के बारे में आया कि ब्लैक के साथ कंपैरिजन करते हुए, बड़ा अफसोस है कि जिनको जाति और रंग भेद में अंतर महसूस न होता हो, राइट? इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं एक कहीं जा रहा था कि अगर वो एक मुझे इंस्टेंस देते इस देश में किसी की जाति बदल गई हो, सब वर्थ से ही हैं, वो कहती कि मैं यहाँ पैदा होगी तो मेरी क्या गलती, मेरी भी क्या गलती थी, मेरी भी कोई गलती नहीं थी जहाँ पैदा हुआ, तुम्हारी भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ एक है, गलती ये है कि पैदा होने के बाद भी आप उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द बर्थ, वेयर यू आर बोर्न, मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, लेकिन अगर आप ये मानने को तैयार हैं यहां पैदा होने के बाद भी कि दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच हैज ब्रॉट बाय द ब्राह्मणिकल ऑर्डर, आई कंडेम दैट, आई डोंट सपोर्ट दैट। अगर आप ये मान के चलते हैं और उसके खिलाफ एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की तरफ काम करते हैं, देन आप बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहां बॉर्न हुए, बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो फर्क पड़ रहा है, जिस तरह की आपने ब्लैक्स एंड दलित्स की बात कही कि विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं, तो आपका ब्राह्मणिकल माइंडसेट झलकता है, साफ झलकता है। फिर आप किस कास्टलेस सोसाइटी की बात और कहां की बात करते हैं कि हमने JNU में फला फला कर दिया। और एक और स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि CUT आने के बाद, ये बार बार वो कहती है, और कई स्टूडेंट ने भी सवाल कई बार किए कि JNU में तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट पूरा आने लगे और रिजर्वेशन फुलफिल होने लगा। मैं आपको बता दूं, 2007-8 का डिबेट मुझे आज भी अच्छे से याद है, एकेडमिक काउंसिल का। उस समय सोशल साइंस ऑडिटोरियम में, जो ये पुराना ऑडिटोरियम, उसमें मीटिंग हुआ करती थी। आई रिकॉल वेरी वेल व्हेन प्रोफेसर भट्टाचार्य वाज VC एंड चंद्रशेखर बीइंग द कोऑर्डिनेटर, ही मेड ए स्टेटमेंट, हमारा रिजर्व कैटेगरी 25% हो गया है फुलफिल। आई सेड, मिस्टर चंद्रशेखर, मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दोज हु हैव क्वालिफाइड इन अनरिजर्व कैटेगरी, यू हैव टू सेपरेट देम आउट। अगर आपने 22.5 अगर एक्सीड कर दिया तो दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप लीगल उसमें फंस जाएंगे कि रिजर्व कैटेगरी में आपने 22 से ऊपर दे दिया। तो इसलिए आप जो 25 पे गिन रहे हैं, आप उनको भी गिन रहे हैं जो दलित स्टूडेंट अनरिजर्व में क्वालिफाई किए हैं। इसलिए आप 22.5 के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप इसको करेक्ट करिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज, इवन इन 2007-8 द रिजर्वेशन वाज बीइंग फुलफिल्ड। इतना सफेद झूठ कि भाई हमारे आने के बाद, CUT आने के बाद रिजर्वेशन फुलफिल हो रहा है, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है।
अगर यही करना, आप लोग पुराना एडमिशन का डेटा भी देख सकते हैं कि रिजर्वेशन कितना फुलफिल हो रहा था या नहीं हो रहा था। एक बात। दूसरी बात यही नहीं, जो वाइस चांसलर एनएफएस करती है नॉट फाउंड सुटेबल इन द रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी में ऑलमोस्ट 50% इज एनएफएस, more than 50% is NFS. So is in the SC/ST category. Now she talks about fulfilling an equity. इसलिए उनका इसमें कोई असत्य नहीं कि वो इक्विटी को वो ऐसी देखती हैं। उनका देखने का नजरिया में कोई वो नहीं, उनका देखने का नजरिया ही यही है कि इक्विटी का मतलब यही है कि आप खाली छोड़ते रहिए, फिर यूजीसी को चिट्ठी भेजिए कि इनको अनरिजर्व कर दो। It is very well known that there is an effort made by the university. University are written letters to UGC to unreserve those positions which has been unfilled. वो प्रोफेसर और एसोसिएट पर रिजर्व कैटेगरी के लोगों को भरना नहीं चाहते, इसलिए वो उनको एनएफएस किया। अगर यूजीसी ये कहते कि इनको आप डाउनग्रेड कर दीजिए, असिस्टेंट को भर दीजिए और या अनरिजर्व कर दीजिए, तो खुशी खुशी भरेंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग अटेम्प्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, and fortunately or unfortunately UGC is not agreeing, cannot agree to. It's not that UGC is not agreeing to, they cannot agree to that, to this because constitution और legal provisions उनको allow नहीं करते हैं इस काम के लिए। नहीं तो अभी तक जितनी अनफिल्ड वैकेंसीज है सब अनरिजर्व होकर भर दी गई होती है। मुझे अच्छे से याद है 1991 और 92 तक, जब तक भारत सरकार का रूल नहीं था कि अगर पोजीशन अनफिल्ड है तो आप अनरिजर्व से भर दीजिए, तब तक तो कोई भरता ही नहीं था, वो सब अनरिजर्व से भरते थे। ये आने के बाद कि नहीं भरेंगे तो खाली रहेगी। आई थिंक आफ्टर दैट द मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स आर डन। आफ्टर दिस रेगुलेशन केम दैट यू कैन नॉट fill up the position from unreserved category if there is a reserved category position, उसके बाद ही भरना शुरू हुआ है। सो ये जो विक्टिमहुड की बात आज कह रहे हैं, जो वाइस चांसलर कहती है कि भाई कि विक्टिमहुड, एंड शी इज अगेन ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। शायद उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और उसके अलावा भी कुछ दिख रहा होगा, राज्यसभा क्या क्या दिखता पता नहीं। एंड द वे शी सेड दैट, अभी भी हमने भी सुना इंटरव्यू, यस आई एम फ्रॉम आरएसएस, आई एम फ्रॉम राइट विंग। वो खुल के कहती, अंदर भी खुल के कहे ना, ये नहीं कि हमसे मिले तो कहे नहीं नहीं राइट विंग इज सो इज डूइंग, एंड राइट से मिलेगा तो लेफ्ट इज डूइंग सो। यू बी वेरी क्लियर, इवन इन द यूनिवर्सिटी कम एंड से दैट आई एम अ राइट विंग वाइस चांसलर। Have this guts and courage to say in front of the student and the faculty in the JNU itself. एक चुपचाप से एक कोने में एक चैनल पर बैठ के चुपके से कह रहा है यहाँ हम किससे मिलते नहीं। If any request is made by the teachers or the students, he will not meet. रेक्टर से मिलो, रजिस्ट्रार से मिलो, and if you meet them, they say हम कुछ नहीं कर सकता, वीसी से मिलो। So it's a circle. मैं वहाँ भेजूंगा, वो वहाँ भेजेगा, and nothing comes out of it. And the person who do not have a courage to meet the faculty and the student talks of the democracy. और उसमें ये भी कहती है हमारा सिस्टम तो बड़ा डेमोक्रेटिक है। कौन सा डेमोक्रेटिक है सिस्टम भाई? आप ऑनलाइन मीटिंग करते और म्यूट कर देते लोगों को, बोलने वालों को। एनीबडी हु इज ऑफ अपोजिट व्यू यू म्यूट, उनको सुनना ही नहीं है, बंद कर देना है। इज दिस द डेमोक्रेसी शी इज टॉकिंग अबाउट इन द इंटरव्यू? द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वाइस चांसलर आई हैव एवर सीन इन द JNU फॉर लास्ट 30 years ऑलमोस्ट। इतना अनडेमोक्रेटिक वाइस चांसलर हमने नहीं देखा। वो कहती कि लाइब्रेरी में हमने तो बहुत डिस्कशन किया, किसके साथ किया, हमें तो याद भी नहीं आज तक कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने के लिए किसके साथ डिस्कशन हुए। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मुझे याद है कि JNU के साथ कोई डिस्कशन हुआ, या जनता के साथ कोई डिस्कशन हुआ, या किसी एकेडमिक काउंसिल में कोई डिस्कशन हुआ, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई डिस्कशन हुआ। आई डोंट रिकॉल एनी डिस्कशन, देयर इज नो रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फिर वो किसकी बात कर रही है कि कहां उन्होंने डिस्कशन करके इसको लगाया था? द इशू इज, अगर आप कोई काम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कर रहे होते तो ये हालात आज नहीं होते। दिस इज द सिचुएशन वी हैव अराइव्ड एट बिकॉज वो इतनी अनडेमोक्रेटिक हैं कि वो तो ऊपर देश से भी आगे निकल गई हैं मेरे ख्याल से। सी हैज क्रॉस्ड ऑल, कोई कुछ नहीं है, ट्रंप भी कुछ नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कई बार, सुनता ही नहीं किसी की बात, तो क्या करना है बल्कि। पूरी दुनिया में सिलेक्शन कमेटी पूरे ऑल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एक्सपर्ट बुला के होती है। JNU में ऑनलाइन एक्सपर्ट्स है। नहीं सुनना है तो एक्सपर्ट को भी म्यूट कर दो, साइन करना तो कर दो, नहीं तो कोई। सो दिस इज हाउ द होल गवर्नेंस इज गोइंग ऑन इन अपॉइंटमेंट्स, इन द मीटिंग्स ऑफ एकेडमिक काउंसिल, एंड देन शी टॉक्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, एंड देन शी ब्लेम्स एवरीबडी दैट दे डोंट एग्री टू।
which she herself is not following at all. मेरे ख्याल से जो ये स्टूडेंट का संघर्ष है ये इसी के लिए है कि we believe in democracy, we need democratic systems, institutions to be strengthened. That's what the whole student movement and the teachers fight is all about. It's not a Shanti Sri. The movement is a remove Shanti Sri. वो सही इसलिए डायलॉग है, इतना झूठ बोलने वाला वैसा से कैसे रहेगा? I think किसी पद की कोई गरिमा भी होती. The moment you talk of human dignity, मेरे ख्याल से डिबेट का इशू पूरा डिग्निटी है. And such an undignified vice chancellor can how she occupy the office is a big question. जो हर बात पे झूठ बोलती हो, and it's a big question mark. Therefore, the demand for removal of the vice chancellor, not only based on the caste remarks she has made for the Dalit student, it's her capacity of telling lies. Keep that in mind. Has reached to the top level. She doesn't deserve to occupy this position now at all. Therefore, Janata has already demanded, which Avinash will talk more on that. हमने तो कितनी बार उसको रिमूव करके लिख दिया कि इनको हटाइए यहाँ से. Because she doesn't believe any ordinances, regulations, anything at all. वो किसी पर विश्वास नहीं रखती है. उन्हें एक ही चीज पर विश्वास है कि कैसे उनकी कुर्सी बची रहे और कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाए. Only she believes in that. उसके लिए कुछ भी करना पड़े, she can do that. इसलिए lies can go to any level, actions can go to any level, but I must get something. That's what the whole approach is. I think she is the one who is playing victimhood. I'll close with this remark because a lot of the speakers are there, and those who are playing themselves by the victimhood should not blame others that they are playing victimhood. And if you do this, then you are making this regulation very very weak. And ये कोई doubt नहीं है जिस तरह से IIT में सुसाइड हो रहे हैं and जिस तरह से एक discrimination है. I think this time UGC has done one good thing from 12. I think caste-based discrimination is very specific to Indian system. Until unless you address it separately, it cannot be dealt with. The common definition of discrimination by the UN or whatever it is, even it covers caste, but you still need specific clauses for dealing with the caste discrimination because it is very specific to the problem of the Indians. ये और दुनिया में कहीं नहीं है. हमारे यहाँ सबको पता है, मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ. तो इसलिए स्पेसिफिक रेगुलेशन उसमें आना ही था. ऐसा नहीं कोई बड़ा यूएन कराई. आई डोंट नो व्हाई इट इज यूएन कराई. क्या ये कोई गड़बड़ है कि कोई कह दे कि आपको 15-20 दिन में रिपोर्ट देनी है, 30 दिन में ग्रीवेंसेस सुनने हैं और 7 दिन में एक्शन लेना है? कोई बुरी बात है क्या? एक्शन क्या लेना है तो किसी ने नहीं कहा ना. जो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जा रहा है, कौन सा एक्शन लेने की बात इसमें कह दी कि उसको फांसी देने की बात कही किसी को? आई डोंट थिंक दैट इज नो क्लॉज विल टेक अबाउट द एक्शन. It said the procedure to take action and how quickly it has to be, time-bound manner the action has to be taken. That is what the whole regulation, I see that is the modification, major modification in the 2022. And if you look at the other side, मैं पिछली बार इस बात को भूल भी गया था, उसमें देखिए एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम इंस्टीट्यूशन को मना कर देंगे आप डिग्री नहीं दे सकते. If you are not following these regulations, there are 4 punishments. यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन चला जाएगा, आप डिग्री नहीं दे सकते हैं, आपको ग्रांट नहीं मिलेगी. भाई, इफ सम वाइस चांसलर इज नॉट इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेशन, व्हाई शुड द रेस्ट ऑफ द पीपल शुड बी पनिश्ड? व्हाई नॉट द वाइस चांसलर हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दोज इंप्लीमेंटेशन शुड बी पनिश्ड अदर देन द यूनिवर्सिटी शुड बी पनिश्ड? भाई, अगर कोई वाइस चांसलर रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो स्टूडेंट की क्या गलती है उनकी डिग्री कल से बंद हो जाए? इज दिस द वे टू पनिश यूनिवर्सिटी? This is how this regulation is all about. It's not about that the other caste, those who are being victimized, will be punished. It said it has to be in accordance with the regulations. That only. कौन सा लॉ आज तक मिसयूज नहीं हुआ? सबसे ज्यादा मिसयूज आज की तारीख में धारा 144 हो रही है. जहां प्रोटेस्ट नहीं करने देना करने हमने धारा 144 लगा दी है. This is what misuse by the police. Day and night, every day. अगर हम जंतर मंतर चले तो हमको एक रात पहले आ जाए कि धारा 144 लग गया, आप नहीं आ सकते यहाँ तक. इट इज नॉट मिसयूज ऑफ 144. इट इज विच लॉ इन दिस कंट्री इज नॉट मिसयूज्ड? बट फॉर इक्विटी आई बिलीव इन इवन इन स्मॉल मिसयूज फॉर ब्रिंगिंग इक्विटी इन द सोसाइटी. विकसित भारत आपको बनाना, हम तो नहीं बना रहे हैं ना 47 में. अगर आपको बनाना है तो आपको इक्विटी लानी होगी. और इवन इफ एनी लॉ इन द नेम ऑफ मिसयूज, आप कहें कि भाई लोग टैक्स लॉ का मिसयूज करें तो टैक्स का लॉ हटा दीजिए. फिर
144 हटा दीजिए मिसयूज हो रहा तो, अब क्यों नहीं हटा दे बाकी लॉ को जिनमें मिसयूज हो रहा है? ऑल लॉज आर मिसयूज टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बट इट डजंट मीन दैट द लॉ इज बैड एंड यू हैव टू रिमूव द लॉ. Law has to be brought in with and try to modify it over the period that to make it more stringent. That's how the whole issue goes. So this law can also be, but it doesn't talk about. ये इसने कहीं नहीं कहा कि it is based upper caste. It may be between genders all. It's a religious discrimination, gender, all discrimination talks about. It's not only caste. Yes, caste is specifically addressed. That has to be there. And I think the moment लोग ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये होगा, तो आप इस बात को मानते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. अगर आप कह रहे हैं कि जाति के नाम पर हमें जो है पनिश करेंगे, तो आप मान रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जाति के बेस पर है. सो द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, देन यू मस्ट ऑल्सो एग्री फॉर द सॉल्यूशन फॉर दैट. बट लास्ट, आई थिंक दिस डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ शांति इज वेरी वैलिड डिमांड, एंड वी ऑल मस्ट डिमांड फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच.